नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी राही, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो राही कहानी जो है सीधे साधे चित्र में जो 1947 में प्रकाशित हुई थी उसमें संकलित है। तो इसमें जिसमें टोटल 14 कहानी लगी हुई है। तो ये भी पूछ सकता है कि राही कहानी किस कहानी संकलन में है, तो सीधे साधे चित्र में है। और इसमें टोटल कहानियाँ कितनी हैं, तो 14 कहानियाँ हैं। तो 14 कहानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो 14 कहानियाँ कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो इनमें 14 से कहानियों में पहले नंबर पे है रूपा, दूसरे पर कैलाशी नानी है, तीसरे पे भी अल्लाह है, चौथे पे कल्याणी है, पाँचवें पे दो साथी, छठे पे प्रोफेसर बिंबा और सातवें पे दुराचारी, आठवें पे मंगला, नौवें पे कान के बुंदे, 10वें पे हिंगवाला और 11वें पे राही, 12वें पे तांगेवाला, 13वें पे गुलाब सिंह और 14 पर 3 बच्चे। तो ये 14 कहानियाँ थी। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो और ये जो कहानी है राही कहानी, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें दो महिलाओं के पारस्परिक वार्तालाप की चर्चा की गई है। जो दो महिलाएं होती हैं, एक तो आंदोलन के कारण जेल में गई है, दूसरी चोरी के कारण जेल में गई है। तो उसमें एक महिला दूसरे महिला से जेल आने का कारण पूछती है। तो आइए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। पहली महिला पूछती है, तेरा नाम क्या है? राही क्या बताती है? राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? क्या चुराया था? नाच की गठरी। ये भी बताती है कि चोरी क्या किया था? नाच की गठरी। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नाच की गठरी चोरी की थी। कितना अनाज था? वही 5-6 सेर। कितने सेर था? 5-6 सेर। और आज कितने दिन की है और सज़ा कितने दिन की है? सज़ा पूछती है नाच की चोरी में कितनी सज़ा। ये जितने भी हम अंडरलाइन करते जाते हैं, इनको आप नोटबुक बनाइएगा, उसमें नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो साल भर की, कितने दिन की उसको सज़ा मिलती है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। वो कहती है कि तुमने चोरी आखिर क्यों की? तुम तो काम करती, उससे भी तुमको अनाज मिल जाता, हमें मजदूरी नहीं मिलती। वो कहती है कि हम काम भी करते हैं, उसके बदले हमें मजदूरी नहीं मिलती। सरकार, हमारी जात मगरोरी है। कौन सी जात की है? मगरोरी जात की। अब ये जरूर नोट याद करिएगा कि वो महिला किस जात की थी, राही। हम लोग मांगते खाते हैं। क्या होता है कि हम मंगरोरी जात के हैं, हमको मजदूरी नहीं सरकार देती, हम लोग मांगते खाते हैं। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने का नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए कटोरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की भूख याद आ गई। फिर वही किसी के अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। वो जो राही थी वो अपनी वो बता रही है कि क्या क्या मेरे साथ घटना हुई। अनीता ने, अब दूसरी महिला का क्या नाम था? एक का राही नाम था, दूसरे का क्या नाम था? अनीता ने। जो आंदोलन करती है उस महिला का नाम, आंदोलन के कारण जेल में आई, उसका नाम अनीता था। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, फिर बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है, बस इतने से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। क्या कह रहे? हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा कि इसके पिता हैं कि नहीं। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था। कहाँ मरा था? जेल में ही मरा था, और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चे का कोई नहीं। अब पूछ रही कि अब बच्चे किसके पास हैं? तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा था, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिए थे। कह रहे उसने तो कुछ किया भी नहीं था, तो भी पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने का
गया था, 2 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का अब किस कारण गया था? ताड़ी पीने गया था। ताड़ी एक नशा होता है। पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो गया, उसी का उसने बदला लिया। 109 अब किस धारा के अंतर्गत गया है? 109 उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वही वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास ली। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दीर्घ निश्वास ली, कहा अच्छा अपना काम कर राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। पहले किस क्लास में थी? बी क्लास में। ये जेल में भी कैटेगरी बटी होती है। फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करा करके ए क्लास में दिलवा दिया। ए क्लास थोड़ा अच्छा होता है, खाने पीने का भी अंतर होता है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के। अब यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम सभी परमात्मा के संतान हैं। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पीने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग चोरी, पेट के लिए, अन्न के लिए चोरी करते हैं। इसके बाद बेचारे के दूरदर्शिता के कारण ये चोरी करते हैं, वहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद बेचारे की दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरा के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है। और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं, हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर हम कौन सा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा उसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लगा है? हम बड़े अभिमान से कहते हैं अब यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे के ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर्स, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तो खद्दर भी पहनते थे, खद्दर भी नहीं पहनते थे। बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था कि वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ कि उसे कोई भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है, वरन मजाक है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरी नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा भी कर सके तो सचमुच हम अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा, इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या किसानों की दुर्दशा जो हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास घर नहीं है, ना द्वार है। शिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना एक ही काम है। इससे अच्छा है कि जीवन बिताने की कल्पना ही ना कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले हैं तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो
नहीं तो क्या, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है अवश्य। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर या पहुंच पाने वाली कछुए महान आत्माओं को छोड़कर हमारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हो पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल में छूटकर वह इन्हें मगरोरी जात की लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोगों पर आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिया। राही अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।